राम। जय सिया राम। जब भी हम कभी किसी मंच पे मनीष जी के बाद बोलते हैं तो बहुत लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं, क्योंकि ये भाषण को अपना उस ऊंचाई पे ले जाते हैं कि आने वाले वक्ता के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि वो अब क्या बोले। परंतु साथियों, मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय सभी सम्मानित कांग्रेस जन, समय को ध्यान रखते हुए मैं सबको सम्मानित मंच की तरफ से संबोधित करूंगा। और सामने विराजमान मेरे आदरणीय सभी बुजुर्ग, मेरे भाई, आज मैं ये भाषण है जो मैं कांग्रेस के लीडर के रूप में नहीं देना चाहता। मैं भाषण देना चाहता हूँ एक किसान के बेटे के रूप में, क्योंकि जो हमारा एरिया है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये कृषि प्रधान जो एरिया है, हमारी अलग समस्याएं हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से किसान एक मांग कर रहे हैं एमएसपी पर कानून की, जिसको लेकर धरने हुए। पिछले टाइम पे 700 किसान हमारे शहीद भी हुए। किसान क्या मांग रहा है एमएसपी पे कानून, क्योंकि ज़्यादा जब व्यापारी लोग भी यहाँ बैठे हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि व्यापारी और किसान अलग अलग है? मैं कहता हूँ कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आज यदि मंडी की हम बात करें, यदि किसान जिंदा है तभी मंडी जिंदा रहेगी, व्यापारी जिंदा रहेगा। यदि हमारे एरिया का किसान जिंदा नहीं है, उसको एमएसपी नहीं मिल रही, तो मैं नहीं मानता कि इस एरिया का कोई व्यापारी सफल हो पाएगा। तो अटैक अकेला किसान पे नहीं हो रहा है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से व्यापारी से हो रहा है, व्यापारी पर भी हो रहा है। तो साथियों, 5 साल बाद हमें यह मौका मिलता है कि हम बिना गोली के, बिना लाठी के, सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाकर बदलाव करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। हमें करना क्या है? अब मौका मिला है 5 साल बाद। बहुत से लोग भ्रमित करेंगे, मुद्दों से भ्रमित करेंगे। आदरणीय मोदी जी की बड़ी लंबी उम्र है, 2047 तक उनके पास प्लान है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी की 2097 तक के प्लान हो। परंतु साथियों, किसी राजनेता को भगवान मत बनाओ। इस बार बदलाव करो। यदि 5 साल में यदि जो कांग्रेस की सरकार है कुछ नहीं किया, तो दोबारा मोदी जी को ले आना। कहाँ जा रहे हैं? उनके पास तो 2047 तक के प्लान है। लेकिन बदलाव जरूरी है, क्योंकि 10 साल में बाद यदि हम बदलाव करेंगे तो ये राजनेता कोई भी भगवान नहीं बनेगा। अब उनके लिए प्राथमिकता क्या है? पिछले दिनों में एक राजनेता जो भाजपा के भाषण दे रहे थे कि ये विकास और ये दूसरी बातें, बस आप तो मोदी को वोट दो। अरे बिना विकास के, बिना किसानों के, बिना मजदूरों के, बिना युवाओं के रोजगार के हमारा भारत कैसे जगत गुरु बनेगा? कौन से जगत गुरु की बात कर रहे हैं आप? जब हम सब समृद्ध होंगे, हमारा किसान, रोजगार, बेरोजगार युवा जब समृद्ध होंगे, तब तो भारत जगत गुरु बनेगा। तो कहाँ बातों में, आप सिर्फ बातों का हलवा 10 साल तक खाया है। क्योंकि जिसको हम ईमानदार कह रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने यह साबित कर दिया कि यह भाजपा की सरकार ईमानदार तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि जी भ्रष्टाचार, यदि लोग कह रहे थे ना जी ये गांधी परिवार पे इतना हमला कर रहे थे, अभी इन्होंने बोला था कि राहुल गांधी, मैं आपको कहता हूं जी, राहुल गांधी के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी होता, यदि उसके अंदर एक भी यदि आरोप सिद्ध कर सकते, तो वो उनकी सदस्यता सिर्फ और सिर्फ इस बात पे रद्द नहीं करते कि उन्होंने किसी मोदी को चोर कहा था, उनको जेल में डाल देते। ये तरस नहीं करते। किसी मुख्यमंत्री पे तो तरस कर नहीं रहे हैं, गांधी परिवार पे कहाँ तरस करते? उस परिवार में ईमानदारी है, क्योंकि उस परिवार को ये क्यों मजाक कराते हैं, क्यों उसको पप्पू बनाने की इन्होंने इतनी कोशिश करी? क्योंकि वो नहीं झुका, सब झुक गए। कोई ईडी से झुका, कोई सीबीआई से झुका, कोई किसी तरीके से झुका।
परंतु गांधी परिवार नहीं झुका, राहुल गांधी नहीं झुका, इसलिए उन्होंने को सोचा कि इसको मजाक बना दो ताकि इसको लोग सीरियस ही ना लें। आज तक राहुल गांधी की कोई भी बात, कही हुई बात असत्य हुई हो तो मैं अपना भाषण देना, मैं कहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा कोरोना के बाद ये आर्थिक मंदी आएगी, जितनी बातें कही उनकी बात सत्य साबित हुई। आज यदि वो कह रहे हैं कि यदि दोबारा मोदी जी यदि 400 सीटें आई तो ये संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उनके लिए आरक्षण और ये सब चीज़ें वो बदलना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। तो साथियों मैं कहूँगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है, ये साबित हो चुका है। माननीय, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस को चंदा दे दिया, बीजेपी को चंदा दे दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर ऐसा है कि आपने किसी व्यापारी को, किसी बड़ी कंपनी को धमकाया, उस पर इनकम टैक्स ईडी की रेड डाली, फिर वही कंपनी से आपने चंदा लिया और उसको टेंडर दे दिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के। मतलब पहले आप धमकाते हो, डराते हो और फिर चंदा दे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या सबूत होगा? मैं मेरे विचार कई बार केजरीवाल जी से नहीं मिलते हैं कई बातों को लेकर, लेकिन एक बात बताओ, 2 साल के केस जब 2 साल पहले दर्ज हुआ तो अब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद एक जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की कहां तक, ये कोई है लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? आप यदि एक बात बताएं, आज आप व्यापारी है, आप कोई किसी के साथ कोई आप धंधा करना चाहते हैं, आप कोई टेंडर भरना चाहते हैं, आपके सारे खाते फ्रीज कर दिए जाएं और फिर कह दे कि आप भर लो, आप लड़ लो चुनाव। कांग्रेस को पिछले दिनों अभियान चला के 138 रुपये हमने इकट्ठे किए थे। किसी ने 138 दिए, किसी ने 13,800 दिए, किसी ने 1,38,000 दिया, जितनी जिसकी श्रद्धा थी। चंदा ऐसे झोली आड़ के चंदा मांगा हमने, एक अभियान चलाया और आपने चुनाव के समय उस सारे पैसे को फ्रीज ही नहीं किए, अकाउंट से पैसे निकाल भी लिए ताकि ये माननीय न्यायालय के माध्यम से उस पैसे को किसी तरीके से इनको अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट ना करवा सके। तो क्या करे? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? तो मैं वही बात कहूंगा साथियों, कहीं कोई ईमानदारी नहीं है 10 साल के अंदर। और आप तो ये एक बार 5 साल बदल के देख लो, मैं कह रहा हूं आपको पता लग जाएगा कि ये कितने भ्रष्टाचार निकले। देश की बात है, क्योंकि संविधान की बात है, देश को बचाने की बात है, किसानी को बचाने की बात है। क्या किसानों ने क्या मांग क्या लिया? एमएसपी तो मांगा है। आप व्यापार करते हो, कोई कहीं भी कुछ भी करते हो तो सबसे पहले ये तो करते हैं कि भैया दुकान का किराया और खर्चा निकल जाए, यही तो हम मांगते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसान मांग रहे हैं, उसको आप क्या कह रहे हो? ना जी ये तो खालिस्तानी है, ना जी ये तो आतंकवादी है। आज आप संगरिया के अंदर रहते थे किसान है, कभी आपको किसी को कोई खालिस्तानी नजर आया? इस पगड़ी के अंदर आपको क्या खालिस्तानी नजर आया? यदि आपको आया तो फिर दे देना भाजपा को वोट। यार यहाँ सब एकता से रहते, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हो। राम सबको लाने वाले हैं, राम ने हम सबको लाया है। अरे राम के आदर्शों पे चलो। मैं तो ये कहता हूं कि राम सिर्फ जुबान पे लेना नहीं, राम ने जो अपने जीवन के अंदर करके बताया। राम के पास कोई संसाधन नहीं थे, राम के पास कोई सत्ता नहीं थी। जिस वक्त उन्होंने रावण को हराया तो राम के पास उनका रथ भी नहीं था। और सत्ता के पास क्या था? सत्ता के पास सोने की लंका थी, सारे संसाधन थे, पर राम के पास एक चीज थी, वो सत्य था। और आज वैसी ही स्थिति कुछ बनी हुई है। तो हमें भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे वोट देने का आधार क्या होगा। क्या वोट हमारे देने का आधार हमारा देश है, संविधान है? जो हमें लड़ा रहा है, जो हमारे बीच में नफरत पैदा कर रहा है, वो कभी भी हमारे देश का हितैषी नहीं हो सकता। और मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी हमारे वो आ चुके हैं विधायक जी और सांसद साहब, और मिलकर हम कांग्रेस को जिताएंगे और संगरिया और हनुमानगढ़ गंगा के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को हम जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी।